डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने विषय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार हम प्राथमिक अथवा द्वितीयक समंकों का अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए एकत्रीकरण करता है, अर्थात जो समस्या उसने चयन की है उस समस्या के लिए जो समंक आवश्यक हैं, जो सूचनाएं आवश्यक हैं, वह सूचनाएं प्राथमिक हो सकती हैं अथवा द्वितीयक हो सकती हैं। अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार इन समंकों का प्रयोग करने के लिए इनका एकत्रीकरण करता है। जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं अध्ययन के दौरान, सर्वे के दौरान, वह बड़ी अव्यवस्थित सूचनाएं होती हैं। उनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं इनका अध्ययन के लिए उपयोग करने हेतु वह अपने उद्देश्य के अनुसार जो सूचनाएं उपयोगी हैं उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित करता है। विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। यानी जो समंक एकत्रित हुए हैं इनको अपने उद्देश्यों के अनुसार वर्गों में बांटना, ताकि समंकों का विश्लेषण करके निर्वचन किया जा सके और किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच करने का अनुसंधान करना चाहते हैं। इसके लिए क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से सूचना की, यानी मैंने अपने प्राथमिक समंकों का प्रयोग किया। किसी विद्यार्थी ने मुझे बताया कि उसके 40 नंबर आए हैं, किसी ने बताया उसके 90 नंबर आए हैं, किसी ने बताया 60 नंबर आए हैं। इस प्रकार मैंने 60 विद्यार्थियों से सूचनाएं प्राप्त की। ये सूचनाएं अलग अलग दिन प्राप्त की होंगी, मैंने अलग अलग व्यक्तियों से प्राप्त की होंगी, छात्रों से प्राप्त की होंगी। इनको एक स्थान पर लाकर वर्गों में बांटना, जैसे कि प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी कितने हैं, द्वितीय श्रेणी के कितने हैं, पास विद्यार्थी कितने हैं, आवश्यकता अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कितने हैं, शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी कितने हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंक कितने हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कितने हैं। यह वर्ग निश्चित नहीं है कि इन्हीं वर्गों में हमको बांटना है। वर्ग निर्धारण करेंगे हम अपने उद्देश्य के अनुसार कि हमारा उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किए जाएंगे। सामान्य अर्थों में वर्गीकरण का अर्थ लिया जाता है संकलित सामग्री को उनकी अनुरूपता तथा समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इसी को आधार मानते हुए विभिन्न सांख्यिकी विद्वानों जैसे होरेस सेक्रेस्ट, प्रोफेसर कॉर्नर आदि ने भी इन्हीं आधार पर समंकों को विभिन्न वर्गों या समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा है। अब वर्गीकरण की कुछ विशेषताएं, जो परिभाषा या अर्थ हमने देखा, उसके आधार पर हम कुछ विशेषताएं वर्गीकरण की निर्धारित कर सकते हैं। जैसे पहली विशेषता जो अर्थ पड़ा कि विभिन्न वर्गों में विभाजन, तो समंकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना
यह वर्गीकरण की पहली विशेषता है। जैसे हम जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उसमें महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ये वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर हम और इसका विभाजन करना चाहें तो उसमें शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं, रोजगार प्राप्त कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं। इनके आधार पर हम विभिन्न वर्गों में समंकों को विभाजित करते हैं। दूसरी विशेषता है विविधता में एकता। जो समंक एकत्रित किए हैं इनमें विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती, लक्षण होते हैं। उन लक्षणों के अनुसार जो समान लक्षण हैं उनको एक स्थान का या एक वर्ग में बांट देना, यह वर्गीकरण में करते हैं हम। तो विविधता में एकता, जैसे प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी, द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी। और एक और विशेषता है कि हम उनको क्रम में व्यवस्थित करते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें, ताकि विश्लेषण करना हमारे लिए आसान हो सके। और सामान्य इसका अर्थ और विशेषता जानने के बाद में हम इसके वर्गीकरण के हमारे उद्देश्य क्या हैं। वर्गीकरण का उद्देश्य है वह तथ्यों को सरल और संक्षिप्त, जो एकत्रित समंक हमारे, उनको सरल और संक्षिप्त रूप देना ताकि अध्ययन में सुविधा हो सके। समानता, जो समान गुण वाले समंक हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करना। समंकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि उनकी तुलना की जा सके। समंकों में यदि कोई पारस्परिक संबंध है तो वो स्थापित करना, जैसे मलेरिया के टीका युक्त या बीमार व्यक्तियों की संख्या, जिनको टीका लगा और बीमार हो गए, जिनको टीका नहीं लगा फिर बीमार हो गए। तो ये जो संबंध है, इन संबंधों के आधार पर समंकों को व्यवस्थित करना। वैज्ञानिक रीति से समंक व्यवस्थित करना, यह सब उद्देश्य हैं हमारे वर्गीकरण के। इस प्रकार संक्षेप में कह सकते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य सांख्यिकी के लिए आवश्यक हैं कि अव्यवस्थित, असंगठित, जटिल समंकों के विश्लेषण, निर्वचन को संभव बनाने के लिए विभिन्न वर्गों में बांटना, यह वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। एक आदर्श वर्गीकरण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? पहली विशेषता के समंक स्पष्ट होने चाहिए, समंक सजातीय होने चाहिए, उनमें स्थिरता होनी चाहिए, गणितीय शुद्धता होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दिए किसी समंक में हमको मिलते हैं तो हम कहते हैं ये आदर्श वर्गीकरण हमने कर लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत कि वर्गीकरण का आधार क्या हो। जो समंक हमने एकत्रित किए हैं इनका आधार क्या हो सकता है। इन आधार का उपयोग अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार करता है। तो हम 4 आधार पर समंकों के वर्गीकरण को वर्गीकृत करते हैं, जिनके आधार पर समंकों का वर्गीकरण किया जाएगा। एक है भौगोलिक आधार, दूसरा है समय के अनुसार, तीसरा है गुणात्मक वर्गीकरण और चौथा है संख्यात्मक वर्गीकरण। पहला जो भौगोलिक वर्गीकरण है ये ज्योग्राफिकल बेस के आधार पर हम बांटते हैं। जैसे हमारे कोई अंतर्राष्ट्रीय सूचना है तो कंट्रीज़ के आधार पर इंडिया, यूएसएसआर, यूएसए, यूके, जापान, चाइना, विभिन्न कंट्री के आधार पर बांट सकते हैं। ये भौगोलिक आधार हो गया। या एक ही देश के बारे में सूचना है तो स्टेट्स के आधार पर बांट सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु। या हम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर एक ही ज़िले के बाद में डिस्ट्रिक्ट के आधार पर बांट सकते हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। इसके और नीचे भी हम जा सकते हैं, तालुका के आधार पर, तहसील के आधार पर, ब्लॉक के आधार पर, यानी कोई भी ज्योग्राफिकल बेस जिसके आधार पर समंकों को बांट सकते हैं। जैसे हमें बांटना है राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कॉलेज कितने हैं तो हम जिलों का आधार बांट सकते हैं, जयपुर ज़िले में कितने, जोधपुर में कितने, अजमेर में कितने। तो यह वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण कहलाएगा। दूसरा आधार है समय के अनुसार वर्गीकरण। समय की किसी भी एक इकाई के आधार पर यदि समंकों को वर्गों में विभाजित किया जाता है तो हम कहते हैं ये वर्गीकरण समय के आधार पर है। जैसे जनसंख्या, 1951 में हमारी जनसंख्या कितनी, 61 में कितनी, 71 में कितनी, 81 में कितनी, 91 में कितनी, 2001, 2010, 2020,
यह जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण कहलाएगा आपका समय के आधार पर। ऐसे हम कह सकते हैं हमारे क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रगति जब बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इससे पता लग सकता है कि 2010 में विद्यार्थी कितने थे, 2012 में कितने, 2014 में कितने प्रवेश लिए विद्यार्थियों ने, 2016 में कितने लिए, 2018 में कितने लिए, 2020 में कितने लिए। तो ये प्रवेशों के विद्यार्थियों की संख्या और यानी समय के किसी एक माप के आधार पर, वो वर्ष भी हो सकता है, महीने भी हो सकते हैं, दिन भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर समंकों का जो वर्गीकरण किया जाता है, तो वह वर्गीकरण कहलाता है हमारा समय अनुसार वर्गीकरण। तीसरा जो महत्वपूर्ण आधार है, वो आधार हमारा गुणात्मक वर्गीकरण। यानी समंकों में जो गुण निहित हैं, उनके आधार पर या उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर यदि हम समंकों को विभाजित करते हैं, तो ये गुणात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। जैसे हमारी जनसंख्या में शिक्षित कितने, अशिक्षित कितने, तो हमारी जनसंख्या, उस जनसंख्या को दो भागों में बांट लो, महिला और पुरुष के अंतर्गत। महिलाओं में शिक्षित कितनी है, अशिक्षित कितनी, इसी पुरुष में शिक्षित कितने, अशिक्षित कितने। बाद में इसी को और आगे वर्गीकरण करना चाहते हैं, इनके अंतर्गत रोजगार वाले महिलाएं कितनी हैं, बेरोजगार महिलाएं कितनी हैं। इस आधार पर पुरुषों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी जो गुण निहित हैं, उन गुण के आधार पर यह गुण क्या होंगे, ये निर्भर करता है कि हमारा अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। इसके आधार पर हम अपने समग्र से जो सूचनाएं प्राप्त की हैं, प्राथमिक या द्वितीय समग्र, उनको वर्गीकृत करते हैं। और अंत में जो वर्गीकरण आता है, वो संख्यात्मक वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम हल करेंगे, वहाँ पर ये वर्गीकरण हमारा उपयोगी होगा। संख्यात्मक वर्गीकरण जैसे हम पहले बता चुके हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत केवल उन सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है जिनको संख्यात्मक अभिव्यक्ति दी जा सकती है। जैसे प्राप्त अंक कितने हैं, वेतन कितना है, हमारा उत्पादन कितना है, हमारा वजन कितना है, कितनी हमारी सेल्स हुई, यह सब सूचनाएं आपकी जो कहलाएंगी, वो संख्यात्मक वर्गीकरण से संबंधित कहलाएंगी। इस प्रकार जो समंक हमने व्यवस्थित किए हैं, उन समंकों को चार आधार पर, जैसे हमने बात भौगोलिक आधार पर, समय के आधार पर, गुणात्मक वर्गीकरण के आधार पर, संख्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर। इनमें संख्यात्मक वर्गीकरण ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का आधार भी बनेगा। इसके बारे में मैं विस्तृत से आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्यों इतना समझ लीजिएगा कि संख्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर आपने 3 सीरीज पढ़ी होंगी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। ये तीनों श्रेणियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको वर्गीकरण श्रेणी कौन सी होती है, खंडित कौन सी होती है, अखंडित कौन सी होती है, ये मैं विस्तृत से आपको अलग से एक वीडियो लूँगा, उसमें बताऊँगा। तो ये वर्गीकरण का हमारा आज का जो चैप्टर था, जिसमें हमने बताया कि जो हमारे 31 समंक हैं, उन 31 समंकों को हम विभिन्न वर्गों में बांटकर अपने उद्देश्य के अनुसार उनका विश्लेषण और निर्वचन करने के लिए सक्षम बनाते हैं। आपको कोई भी कठिनाई हो किसी इस जो विषय पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं। थैंक यू।